दोस्तों, शार्क टैंक में स्टार्टअप्स और बिजनेसेस से रिलेटेड कई टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे जैसे आम लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ता है। हम ऑलरेडी इसका पार्ट 1 बना चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है जहां हम बाकी के सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे और शार्क टैंक के ही कुछ स्टार्टअप्स के एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। नंबर 1, एबिटा। पर एबिटा कितना आएगा बिजनेस में, खर्चा वर्चा डाल के सारा? खर्चा वर्चा अभी नेट 25% तक आ सकता है, 20% के करीब समझ लेते हैं। तो एबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने पार्ट 1 में नेट इनकम के बारे में बताया था। जब आप कंपनी के सारे खर्चे निकाल देते हैं, उसके बाद आपके हाथ में जो बचता है उसे कहते हैं एबिटा। एबिटा इज इक्वल्स टू नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस प्लस टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। लेकिन इस एबिटा में कंपनी के और कई कॉस्ट होते हैं, जैसे अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट जाएगा, टैक्सेस में भी कुछ रकम जाएगी। मतलब कि ये सब डिडक्ट होने के बाद जो रकम आपके हाथ में बचेगी वो हो गई कंपनी की नेट इनकम। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को एक्सप्लेन करने में बहुत वक्त लगेगा, तो अभी के लिए यूं समझ लीजिए कि कंपनी के किसी एसेट की कीमत भी कम हो जाती है तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो एक कंपनी 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 10 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 90 लाख। अब मान लीजिए इसमें मार्केटिंग, सैलरीज और बाकी ऑपरेशनल खर्चों में और 20 लाख चले जाते हैं, यानी बचे 70 लाख। तो ये हो गया कंपनी का एबिटा। अब इस एबिटा में से मान लो कि इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में से और 20 लाख रुपए चले जाएंगे, तो बचे 50 लाख। ये हो गया नेट प्रॉफिट। नंबर 2, CAC। जैसे जैसे ये बढ़ता है, इसका जो कैक है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो बैठ नहीं पाता है। मतलब उससे आप क्या करते हो, प्राइस बढ़ा देते हो। CAC का फुल फॉर्म है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि नए कस्टमर को एक्वायर करने में कंपनी का कितना पैसा जा रहा है। इस मैट्रिक को फिर कस्टमर के रेवेन्यू से कंपेयर किया जा सकता है, जिससे यह पता चलता है कि वो कस्टमर आगे जाकर कंपनी का कितना रेवेन्यू बना रहा है। यानी अगर आपने 50,000 मार्केटिंग में खर्च किए जिससे आपको 5,000 कस्टमर्स मिले, तो CAC हो गया 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000, यानी कि 10 रुपए। मतलब एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कंपनी को 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि नई कंपनीज का अपना ब्रांड नहीं होता है, तो इन स्टार्टअप्स का CAC बहुत ज्यादा होता है। और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या आती है? करीबन 550 रुपीज है पर ऑर्डर। यस। नंबर 3, व्हाइट लेबलिंग। व्हाइट लेबलिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कोई थर्ड पार्टी करती है, लेकिन आगे रिटेलर या कोई दूसरी कंपनी उस पर अपनी ब्रांडिंग करके बेचती है। शार्क टैंक में कंपनी आई थी मीटियोर, जो कि बिना बदबू के अंडे बनाती है। हमें ऐसा लगता है कि 6 साल अभी सप्लाई किया, व्हाइट लेबलिंग का काम किया, व्हाई नॉट खुद का नाम करे। सो दैट्स व्हेन मीटियोर स्टार्टेड। कई बार जो स्टोर ब्रांड होते हैं वो व्हाइट लेबलिंग से ही माल बेचते हैं। नंबर 4, कन्वर्टिबल नोट। कन्वर्टिबल नोट शॉर्ट टर्म डेट होता है जो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आसान भाषा में जैसे इन्वेस्टर्स पैसे लोन पर देते हैं और इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस लेते हैं, कन्वर्टिबल नोट के जरिए वो पैसे ऑटोमेटिकली इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस राउंड में कंपनी का वैल्यूएशन नहीं होता है, वो वैल्यूएशन अगले राउंड में किया जाएगा। हालांकि कन्वर्टिबल नोट का इस्तेमाल स्टार्टअप्स में किया जाता है, लेकिन शार्क टैंक पर यह अलाउड नहीं है। Or are you open to also looking at 50 lakhs as a convertible note? कन्वर्टेबल नोट हम शार्क टैंक में अलाउड नहीं है। नंबर 5, प्री मनी एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन। इन दो शब्दों का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, प्री मनी वैल्यूएशन का मतलब है कि इन्वेस्टर का पैसा आने से पहले स्टार्टअप की क्या वैल्यूएशन है, और पोस्ट मनी वैल्यूएशन का मतलब है कि इन्वेस्टर का पैसा आने के बाद स्टार्टअप की वैल्यूएशन कितनी होती है। आपने हमारे पार्ट 1 में देखा होगा जिसमें हमने वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया था। तो हेयर ओरिजिनल्स ने डील पक्की कर ली 60 लाख 4% इक्विटी के बदले, यानी कि 100% कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 15 करोड़ रुपए। लेकिन ये असल में पोस्ट मनी वैल्यूएशन है, क्योंकि ये इन्वेस्टर से पैसे आने के बाद का वैल्यूएशन है। यानी कि प्री मनी वैल्यूएशन असल में है 15 करोड़ माइनस 60 लाख, यानी
14 करोड़ 40 लाख। मान लीजिए कि एक कंपनी 1 करोड़ का प्री मनी वैल्यूएशन मांगती है 25 लाख के बदले, यानी कंपनी का पोस्ट मनी वैल्यूएशन हुआ 1.25 करोड़ रुपए। दोस्तों यहां पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि स्टॉक्स और शेयर्स का बंटवारा कैसे होता है। तो इन्वेस्टर्स का स्टेक हुआ 25 लाख पर 1.25 करोड़ रुपए, यानी 20% स्टेक। अब अगर कंपनी में 2 फाउंडर्स हैं, ठीक है, अब अगर कंपनी में 2 फाउंडर्स हैं और दोनों के पास 50-50% इक्विटी है, यानी कि अगर कंपनी में कुल मिलाकर 1000 शेयर्स हैं तो दोनों के पास कितने हो जाएंगे? 500 शेयर्स। तो इन्वेस्टर्स के 20% देने के लिए फाउंडर्स अपने शेयर नहीं देंगे, बल्कि नए शेयर्स इशू करेंगे। तो 2 फाउंडर्स के पास 80% कंपनी है, जिसमें से 1000 शेयर्स हैं, मतलब कि 20% के 250 शेयर्स बनते हैं, यानी कि अब टोटल शेयर्स कितने हुए? 500 + 500 + 250, यानी 1250 शेयर्स। यानी 100% कंपनी में 1250 शेयर्स हैं, तो फाउंडर्स के 500 शेयर्स का हिस्सा कितना बना? 40%। यानी इन्वेस्टर के आने के बाद दोनों फाउंडर्स का स्टेक 50% से 40% हो गया, यानी उनके शेयर सेम ही रहेंगे, लेकिन इक्विटी कम हो गई है। इसे बिजनेस में डाइल्यूशन कहते हैं। नंबर 6, एलटीवी, जीएमवी, एओवी, पीओ। देखिए, एलटीवी का मतलब होता है लाइफ टाइम वैल्यू, यानी एक कस्टमर से आपने उसके पूरे लाइफ टाइम में कितना रेवेन्यू जनरेट किया। जीएमवी यानी ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर पीरियड में बेचे गए मर्चेंडाइज की कीमत होती है। यह मैट्रिक खासकर ई कॉमर्स में सुनाई देता है। एओवी यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू, रेवेन्यू से टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स को डिवाइड करके बनता है, जिससे पर ऑर्डर कितने सेल्स हो रहे हैं ये पता चलता है। पीओ का मतलब होता है परचेज ऑर्डर। I understand your value of coming on board, so मैं counter नहीं करूंगी. I just want you to answer this one thing. If we have any POs, will you be able to fund that eventually? डिपेंड्स कितना पीओस। कई बार स्टार्टअप परचेज ऑर्डर की फाइनेंसिंग अलग से मांगते हैं, खासकर जब शुरुआत में कंपनी के पास भारी भरकम कैपिटल नहीं होता है। परचेज ऑर्डर समझ लो कि एक रिवर्स इनवॉइस की तरह डॉक्यूमेंट होता है, जहां बायर सप्लायर को कैश के बदले एक अग्रीमेंट पर साइन करवाता है, यानी कि बायर सप्लायर को कमिटमेंट देता है, जिसके लिए उसे तुरंत पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 7, ईसॉप। इक्विटी सारी आपके पास है, इक्विटी ईसॉप पूल है हमारे पास अभी 12.5% बट और का। कोई इन्वेस्टर नहीं है। ईसॉप का मतलब है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, जिससे एम्प्लॉयज को कंपनी स्टॉक के शेयर्स दिए जाते हैं। ये खासकर स्टार्टअप्स के लिए बढ़िया होता है, क्योंकि शुरू में कंपनी एम्प्लॉयज को अट्रैक्टिव सैलरीज नहीं दे सकती है, तो ईसॉप देकर एम्प्लॉयज की ग्रोथ डायरेक्टली कंपनी के सक्सेस से जुड़ जाती है। तो ये एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों के लिए विन विन होता है। नंबर 8, बर्न रेट। कैश बर्न होने का मतलब है कि कंपनी कितना पैसा जला रही है या फंडिंग के कितने पैसे डूब रहे हैं। टिपिकली बर्न रेट को हर महीने के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। बर्न रेट कितना है? 5% बर्न है हमारा। महीने का कितना? महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए। अपनी सैलरी नहीं लगाते? अपनी सैलरी इंक्लूड कर ली हम लोगों ने एक्सपेंसेस। इसमें भी ग्रॉस बर्न और नेट बर्न होता है। ग्रॉस बर्न यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में कितना पैसा जा रहा है, और नेट बर्न का मतलब होता है टोटल लॉस कितना हो रहा है कंपनी को। नंबर 9, OEM। OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये वो कंपनीज होती हैं जो अपने कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसका इस्तेमाल किसी दूसरे कंपनी के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शार्क टैंक में एक कंपनी आई थी बैम्बू इंडिया, जो प्लास्टिक टूथब्रश की जगह बैम्बू टूथब्रश बनाती है। तो वो कंपटीशन नहीं होगा, इट्स अ कोलैबोरेशन। तो आप उनके OEM बन जाएंगे फिर? नहीं, अभी ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। तो बैम्बू इंडिया प्लास्टिक टूथब्रश की कंपनी को आगे अलग अलग पार्ट्स बेचते हैं, जिसका इस्तेमाल वो कंपनी अपने टूथब्रश में करेगी। नंबर 10, SKUs। SKUs का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। किसी भी स्टोर या फिर वेयर हाउस में इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए एक स्कैनेबल बारकोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये जनरली बारकोड के ऊपर होता है और इसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे अगर कोई शर्ट है तो उसका साइज, कलर, टाइप, प्राइस, ब्रांड वगैरह वगैरह होता है। जब आप Amazon पर ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हो तो आपको सिमिलर परचेजेस करके एक कॉलम दिखाई देता है। दरअसल वो SKU पर ही बेस्ड होता है। नंबर 11, पाइवट। पाइवट करने का मतलब है कि बिजनेस को एक नई दिशा या नई ओर लेकर जाना। कभी कभार सारा जोर लगाने पर भी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। इसमें कई वजह हो सकती हैं, या तो इंडस्ट्री बदल चुकी है, या कस्टमर को प्रोडक्ट उतना पसंद नहीं आ रहा, या कंपटीशन आ गया है। लेकिन पाइवट करना बहुत बड़ा बदलाव होता है, जो शायद कंपनी का नक्शा ही बदल दे।
फॉर एग्जाम्पल, पेटीएम की शुरुआत एक मोबाइल रिचार्ज कंपनी के तौर पर हुई थी, लेकिन आज वो फिनटेक और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। इसलिए शुरुआत में उसका नाम पेटीएम रखा गया था, यानी जो एटीएम से मिलता जुलता भी है, और जिसका फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल। नंबर 12, कन्वर्जन फनल। कन्वर्जन फनल एक ई कॉमर्स टर्म है जो कस्टमर के किसी प्रोडक्ट को खरीदने तक के पूरे प्रोसेस को दर्शाता है, यानी कि किस तरह विजिटर को अपने प्लेटफॉर्म तक लेकर आना, फिर उन लीड्स को कस्टमर बनाना, क्योंकि ये फनल के आकार में होता है और विजिटर को कस्टमर में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसे कन्वर्जिबल फनल कहते हैं। नंबर 13, कैप टेबल। कैप टेबल या कैपिटलाइजेशन टेबल कंपनी के शेयर होल्डर्स की इक्विटी हिस्सेदारी को मेंशन करता है। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में कैप टेबल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे फंडिंग राउंड्स होते हैं तो नए इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड आते हैं। कंपनी की प्री मनी और पोस्ट मनी के हिसाब से हर शेयर होल्डर्स के हिस्से में कितने शेयर्स आते हैं, ये सब पता होना जरूरी होता है। इसमें कॉमन स्टॉक्स, प्रिफर्ड स्टॉक्स, सारी डिटेल्स दी जाती हैं। नंबर 14, एक्विहायर्ड। एक्विहायर्ड एक्विजिशन और हायर्ड इन दो शब्दों को मिलाकर बनता है, जिसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी को उसके प्रोडक्ट के लिए नहीं बल्कि एम्प्लॉयज के लिए एक्वायर करती है। कंपनीज में खास करके नए स्टार्टअप्स में यह टर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए इसे टैलेंट एक्विजिशन भी कहते हैं। नंबर 15, रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट कंपनी के मार्केटिंग का अहम हिस्सा होता है। आसान भाषा में कहें तो कस्टमर आपके साथ कितना रिपीट बिजनेस कर रहा है। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट काफी पसंद आया तो वो लगातार बार बार और शायद जिंदगी भर उसका इस्तेमाल करेगा, जिससे आपका LTV भी बढ़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। दोस्तों, ये शार्क टैंक और स्टार्टअप्स के वो टर्म्स थे जिससे आप अगली बार शार्क टैंक अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको इस सीरीज का ये पार्ट 2 पसंद आया होगा। वैसे तो हमने ऑलमोस्ट सारे ही टर्म्स कवर किए हैं, लेकिन अगर कोई टर्म छूट गया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।